गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रजत वानी आपका जीजे एपीसी से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डायमंड इंडस्ट्री के एक बहुत ही ख्यातनाम व्यक्तित्व अपने साथ यहाँ पे उपस्थित है, श्री नीरव जोगानी। हम में से काफी लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। श्री नीरव जोगानी आरएसएम अस्ट्यूट कंसल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के वाइस चेयरमैन हैं और डायमंड इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से जानते हैं। और इसी के साथ डायमंड इंडस्ट्री की, सूरत की डायमंड इंडस्ट्री के साथ बहुत काफी समय से अपने साथ जुड़े हुए हैं और जब भी डायमंड इंडस्ट्री को जरूरत पड़ती है ये अपनी सेवाएं उपस्थित करते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये फोरम श्री नीरव भाई जोगानी के हस्तक करूंगा। श्री नीरव भाई, प्लीज। Thank you, Rajat, and thank you, Gems and Jewelry Export Promotion Council, Dinesh Bhai, Navadia, Jilpa Ben, Rajat, everyone in the council for doing wonderful work as always. जैसे ही ये बजट complete हुआ, third day, and we are here with this session organized by the council, so everyone should be really thankful for that. With everyone's permission, I'll just share my screen ताकि straight away we can go to the subject. I hope मेरी screen visible है। अगर कोई भी issue किसी को है, अगर voice नहीं आ रहा है या screen visible नहीं है, please write to us in the chat bar. At the end of the session, we would have a small question answer round. And therefore, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है, तो please do write in the chat box so that we can take it up at the end of the session. I understand that we have participants joining in from different parts of the country, and इसलिए the session has to be done mainly in Hindi and English. But अगर end में अगर कोई specific question गुजराती में है, then I'll answer it in Gujarati as well. As we all know, Union Budget 2021, which was presented by the Honorable Finance Minister Nirmala ji on the 1st of February, इसके ऊपर ये अपन पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में सिर्फ टैक्स रिलेटेड या जीएसटी रिलेटेड बात ना करते हुए एक थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर भी इकोनॉमी का इन फ्यू स्लाइड्स आई विल टेक द लिबर्टी टू गो थ्रू दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज की रेट हो या इंटरेस्ट रेट हो वगैरह के ऊपर मैक्रो फंडामेंटल्स की काफी इम्पैक्ट रहती है। एंड स्पेशली फॉर द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द ओवरऑल इकोनॉमी इज डूइंग। और उसके बाद अपन स्पेसिफिक टैक्सेशन वगैरह के ऊपर बात करेंगे। एकदम एक बर्ड्स आई व्यू में गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये स्लाइड डेमोन्स्ट्रेट करती है। ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट जो येलो ऑरेंज बार है वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के फिगर्स है, और एक्सट्रीम राइट के अंदर जो है वो बजट एस्टिमेट 21-22 के लिए है। इन बिटवीन की जो दो बार है, वन वाज द बजटेड फिगर्स एंड सेकंड इज द एक्चुअल फिगर्स। एज कैन बी सीन, जो रिसिप्ट्स रेवेन्यू साइड की बात करें तो जो करंट ईयर का बजट था 20 लाख करोड़ की रिसिप्ट एक्सपेक्टेड थी, उसके सामने सिर्फ 15 लाख करोड़ रिसिप्ट आया है। ऑन द रेवेन्यू साइड देयर इज अ ह्यूज शॉर्टफॉल बिकॉज ऑफ द कोविड, और नेक्स्ट ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू अराउंड 17-18 lakh. On the capital side, the receipts have been more in the current year, mainly because of borrowings. Next year also through borrowings and a lot of disinvestment से लेके asset monetization वगैरह की capital receipts आएगी, उसकी वजह से जो expected inflow है is around 16 lakh odd crores. On the expenditure side, करंट ईयर में जो एक्सपेंडिचर था वो स्पेशल कोविड की वजह से एक्सेस था, उसके सामने नेक्स्ट ईयर revenue expenditure is expected to go down. However, the capital expenditure is expected to go up drastically, around 30+% का growth उसके अंदर है, and which is very very heartening because economy के लिए जितना गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उससे इकोनॉमी को रिलेटिवली फायदा होता है।
अगेन एक बर्ड्स आई व्यू देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से आती है और कहाँ पे स्पेंड होती है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दिस ब्रॉडली. तो out of every rupee that the government receives, 36% comes from borrowings. So this for a developing country is reasonably okay. However, for understanding purpose कि जितना भी अपन खर्चा करते हैं उसमें से 36% तो borrowing में से होता है, उतना अपना revenue short होता है. Corporate taxes में से 13%, income tax में से personal income tax 14%, customs 3%, एक्साइज ड्यूटी अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह ऊपर एक्साइज ड्यूटी है, उसमें से 8% आता है. जीएसटी इज 15%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 6% एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स 5%. और ये पैसा कहाँ जाता है? सो 9% गोज टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है गवर्नमेंट की. फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है 13%, इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%, again which comprises the bulk of the expenditure of the government. क्योंकि हर साल 36% अगर हम बोरोइंग करेंगे तो आउटगो साइड पे भी सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर है. और हालांकि अभी इंटरेस्ट के रेट्स कम है, खास करके लिक्विडिटी बहुत इन्फ्यूज की गई है, पर इन द लॉन्गर रन हायर डेफिसिट्स, हायर बोरोइंग कैन लीड टू इन्फ्लेशन और फिर से इंटरेस्ट रेट अप जा सकते हैं. और एक्सचेंज रेट जो रूपी अभी अपना स्टेबल है, इनफैक्ट थोड़ा एप्रिशिएट हुआ है, तो आगे जाके रूपी के ऊपर भी प्रेशर हो सकता है. तो ये इन्फरेंस हम निकाल सकते हैं गवर्नमेंट फाइनेंसिस के ऊपर से. डिफेंस के पीछे 8%, सब्सिडीज 9%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स जो होते हैं 10%, स्टेट के शेयर्स 16% जो स्टेट को जाता है, पेंशन्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है 5%, अदर एक्सपेंडिचर इज 10%. तो ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में देखें तो इट हैज बीन अ वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर द कोविड-19 इंड्यूस्ड जो लॉकडाउन था, खास करके अप्रैल मई के अंदर, और उसके बाद जो इकोनॉमी में फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 24% नेगेटिव ग्रोथ था, तब से लेके काफी इंप्रूवमेंट हुआ है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर हम प्री कोविड लेवल ऑफ ग्रोथ पे आ जाएंगे. इनफैक्ट the overall economy का जो degrowth रहेगा will be restricted to around 7%. Next year growth की जो बात है, expectation is around 11.5% का growth रहेगा. पर fiscal deficit for the current year has been huge. Fiscal deficit is the difference between government revenues and expenditure, which is made out of either additional borrowing or printing more currency, which is huge at 9.5%. और इसीलिए जो मैं बोल रहा था कि आगे जाके there could be pressure on inflation and interest rate and foreign exchange rates as well. Next year जो budgeted estimates है for financial year 21-22, the fiscal deficit is expected to be 6.8%. ये normally 4.5% रेंज में fiscal deficit होना चाहिए या होता था, वो एकदम शूट कर गया है. जो बजट 21-22 में गवर्नमेंट के जो फोकस एरियाज है, किसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है, तो हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, री एनवायरगेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन और R&D, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. तो दिस आर द सब्जेक्ट्स जिस थीम के ऊपर पूरा बजट उन्होंने स्ट्रक्चर किया है. उसमें से कुछ एरियाज अपन एकदम ब्रॉडली देखें तो फॉर श्योर एक्सपेक्टेशन था कि अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर गवर्नमेंट को बहुत पैसा पंप करना पड़ेगा टू अपग्रेड इट. कोविड-19 हैज एक्सपोज्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द हेल्थ केयर साइड, और इसलिए उसके अंदर जो बजट आउटले है उसमें बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज है. 137%, 2 लाख प्लस करोड़ का बजट एलोकेशन हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर है. न्यूमरस स्कीम्स लॉन्च की गई है अलग अलग हेड के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, और कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड अराउंड 36,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है. उसके अलावा एजुकेशन वगैरह के ऊपर भी अच्छा खासा आउटले है. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करने की, सेटअप करने की बात की गई है. So there are some good initiatives overall on the human
डेवलपमेंट की अगर बात करें तो। सेकंड जो है खास वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने जो आगे देखा अराउंड 30% प्लस का ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले के अंदर है। रेलवेज हो, रोड हो, मेट्रो रेलवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बस, BRTS काइंड ऑफ सिस्टम्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी के अंदर एलोकेशन बढ़ाए गए हैं। और ज्यादातर ये एलोकेशन जो बढ़ाए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपेयर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, और which is welcome for the economy. So in days to come we will see a lot of new infrastructure coming up which will also boost India's overall economy, exports, logistics cost kam hogi. So that way it is all very good in the budget. एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की बात की गई है। सो इन अर्लियर डेज इफ यू नो ICICI और IDBI बैंक्स वो बैंक हुई, उसके पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी। देयर मेन रोल वाज कि इकोनॉमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड करना, क्योंकि नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो उतना लॉन्ग टर्म फंडिंग नहीं कर सकती है। तो फिर से एक नया ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की बात है, बिकॉज ICICI बैंक और IDBI जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कन्वर्ट करके उनको नॉर्मल बैंक किया गया था काफी सालों पहले। लेंडिंग टारगेट ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 5 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स रहेगा। एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अनाउंस की है। सो 15 से 20 साल के ऊपर की एज के जो व्हीकल्स होंगे उसको वॉलेंटियरली स्क्रैप किया जाए, उसकी टेस्ट की जाएगी और उसकी एक डिटेल्ड पॉलिसी आएगी, कुछ इंसेंटिव्स रहेंगे स्क्रैपिंग के ऊपर, बिकॉज ऑफ विच अगेन पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के लिए वो बेटर रहेगा। साथ ही जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनके लिए इट विल बी यूजफुल। एक जीरो कूपन बॉन्ड्स नए अनाउंस हुए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए यूजफुल होंगे। तो ऑल इन ऑल इट इज सपोज टू बी अ इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ विच इज बीइंग परस्यूड थ्रू दिस बजट। जो इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है गिफ्ट सिटी, उसके लिए भी काफी इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं। ऑन ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो NBFCs जो 100 करोड़ के कम की एसेट साइज 100 करोड़ के ऊपर की जिसकी एसेट साइज है उनको अभी 20 लाख के ऊपर के बोरोइंग में भी सरफासी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही वो लोग कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर सकते थे, विच इज going to be useful in the collection of NPAs for the NBFCs. इंश्योरेंस सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 49% से बढ़ा के 74% किया गया है, और उसके रिलेटेड कंट्रोल और मैनेजमेंट के भी काफी रेगुलेशंस चेंज किए गए हैं। प्राइवेटाइजेशन की बहुत सी बात है, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। All this is being done to augment revenues to fund the huge deficit for the current year and the next year. In fact, if you have noticed, पिछले 7-8 महीने में government has come up with a lot of production linked incentive schemes. इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, जिसमें मोबाइल फोन से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके मेडिकल डिवाइसेस को के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम्स लाई गई है, और जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years विल बी स्पेंट। मेगा इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल पार्क्स इज बीइंग कंटेम्पलेटेड। 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात की गई है। Gold exchange regulated, just as we have stock exchanges, commodity exchanges, there will be separate regulated gold exchanges for gold trading, which again is going to be useful for the gems and jewelry industry especially. Asset reconstruction बैंक या कंपनी बनाने की बात है जिसको बेड बैंक बोलते हैं, और this demand was there since quite a few years। जो NPA का इश्यू है इंडियन बैंक्स में, वो NPA को रिजॉल्व करने के लिए जो जो स्टेप्स लिए गए हैं उसमें ये एक फर्दर स्टेप है कि एक सेपरेट बैंक रहेगी जिसके अंदर NPA अकाउंट्स को रखा जाएगा ताकि उसमें रिकवरी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सके। लेबर लॉस के ऊपर एज वी नो लेबर कोड्स जो नए आए हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर चेंजेस हैव बीन प्रपोज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। सो एक तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 1 नेशन 1 रेशन कार्ड की स्कीम है ताकि कहीं से कोई भी माइग्रेंट वर्कर
और उनके फैमिली मेंबर्स जो विलेजेस में रहते होंगे उनको भी रेशन का बेनिफिट मिल सके। ये जो लेबर कोड्स है करीबन 30-40 जितने लेबर के रेगुलेशंस थे जो 40, 50, 60 साल पुराने, उनको सब कंबाइन करके अभी 4 लेबर कोड्स में सबस्यूम कर दिया गया है। And these labor codes will be implemented from the 1st of April 2021. काफी companies in the gems and jewelry industry as well as all the other industry will have to gear up themselves कि ये कोड में क्या क्या चेंजेस है, उस हिसाब से उनको अपने लेबर की पॉलिसीज है, सोशल सिक्योरिटी की पॉलिसीज है, वो चेंज करनी रहेगी। एज एन एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि बेसिक और डीए जो रहेगा वेज का कंपोनेंट, जो सैलरी का कंपोनेंट, वो मिनिमम 50% रहेगा। यानी पीएफ, ईएसआईसी, पीएफ के लिए अभी जो पीएफ काटना होता है वो बेसिक और डीए के ऊपर काटना होता है, एम्प्लॉय पीएफ, and in most cases the basic and DA is 20-30% of the total salary. Now as per the new labor codes it has to be minimum 50% of the total wages, so this can have major cost implications on the industry. फिर जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जैसे उबर के ड्राइवर्स हो या स्विगी वगैरह के जो एम्प्लॉयज यानी जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, उन सबको अभी तक पीएफ, ईएसआईसी वगैरह सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, वो सबको भी अभी कवर किया गया है अंडर द न्यू कोड्स। ईएसआईसी का कवरेज ऑल द 740 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में एक्सटेंड किया जाएगा। सो अभी काफी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ईएसआई कवरेज नहीं है और ईएसआईसी नहीं लगता है, पर आगे जाके फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इन फेज्ड मैनर ऑल एरियाज, एवरी एम्प्लॉय एवरीवेयर इन द कंट्री अबाउट द थ्रेशोल्ड्स, 10 एम्प्लॉयज, 20 एम्प्लॉयज वगैरह की अलग अलग जो थ्रेशोल्ड है, अबाउट दैट ईएसआईसी कवरेज एप्लीकेबल हो जाएगा। एक नेशनल मिनिमम वेज का फ्लोर सेट किया जाएगा, सो ऑल स्टेट्स विल हैव टू हैव मिनिमम वेजेस अबाउट दैट नेशनल फ्लोर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी काफी बात ये लेबर कोड्स में है। सिंगल रजिस्ट्रेशंस फॉर द एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, इंस्पेक्शंस काफी इजी किए गए हैं, काफी चीज अभी ऑनलाइन हो चुकी है। इवन वुमन वर्कर्स के लिए काफी रिलैक्सेशन है, सब्जेक्ट टू देयर अप्रूवल एंड परमिशन, इवन दे कैन नाउ वर्क इन नाइट शिफ्ट्स। तो वुमन एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी चेंजेस ये लेबर कोड्स में है। कॉर्पोरेट लॉज में अगेन अ लॉट ऑफ चेंजेस, सम ऑफ देम हैव बीन अनाउंस्ड इन दिस बजट, सम जस्ट बिफोर दैट। तो एक है कि स्मॉल कंपनीज की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो थ्रेशोल्ड है, कैपिटल की थ्रेशोल्ड 50 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ की गई है और टर्नओवर की थ्रेशोल्ड 2 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ की गई है, ताकि ये अमाउंट तक की कंपनीज को स्मॉल कंपनीज गिना जाएगा और स्मॉल कंपनीज को काफी एग्जेम्पशंस मिलते हैं फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। एज एन एग्जाम्पल, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है अनलेस इट इज अ सब्सिडियरी और अ होल्डिंग कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर सीएस का जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो नहीं चाहिएगा। बोर्ड मीटिंग्स मिनिमम जो 4 करनी होती है, स्मॉल कंपनीज के अंदर सिर्फ 2 मीटिंग भी चल सकती है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट जो बना के सबमिट करना होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहती है स्मॉल कंपनीज के ऊपर। इवन इसके अलावा जो डिस्क्लोजर्स बोर्ड रिपोर्ट में आते हैं उनकी भी जरूरत नहीं होती है। और ऑडिटर्स का जो रोटेशन कंपलसरी करना पड़ता है 5 साल 10 साल के जो क्राइटेरिया है वो भी एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में चेंज करने की वजह से लॉट ऑफ कंपनीज विल फॉल आउटसाइड द थ्रेशोल्ड्स एंड देयरफॉर दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस एग्जेम्पशंस। इसके अलावा 1% कंपनी के रिलेटेड काफी रिलैक्सेशंस किए गए हैं। So as lot of you might know कि पहले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती थी तो मिनिमम 2 जन चाहिए होते थे टू क्रिएट अ न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देन दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी, ताकि एक सिंगल व्यक्ति भी एक कंपनी खोल सकता है विथ लिमिटेड लायबिलिटी। और उसके अंदर अभी जो रिलैक्सेशंस आए हैं उसके अंदर पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड रहेंगे रूल्स। एक 1% कंपनी क्रिएट करने के बाद उसको प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कोई भी कंपनी में आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। इवन एनआरआईज
या people staying in India for less than 182 days but more than 120 days will be allowed to set up one person company. So one person company को काफी प्रमोट करने की बात की गई है ये बजट के अंदर। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंपनी लॉ का जो ट्राइब्यूनल है उसका जो फ्रेमवर्क है और ऑनलाइन ई कोर्ट सिस्टम प्रमोट करने की बात है। एलएलपी के अंदर कोई आपके ऑफेंसेस है तो काफी ऑफेंसेस वुड अट्रैक्ट पेनल कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन, तो अभी वो प्रोसिक्यूशन वाले क्लॉजेस हटा दिए गए हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। ऑलरेडी कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी ये चेंज हो चुके थे, एलएलपीज में नहीं हुए थे तो अभी वो किए गए हैं। फिर एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू काफी कंप्लायंस होते हैं, काफी फाइलिंग करना होता है, उसको कंप्लीटली चेंज करके डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ड्रिवन ये एमसीए रहेगा, विच विल बी अ वेरी स्मार्ट सिस्टम। जो सेबी के रेगुलेशंस है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, ऐसे जो स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो जो लॉज है उसको कंसोलिडेट करके एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड नया बनाया जाएगा। जस्ट एज लेबर के अंदर 30-40 रेगुलेशंस को कंबाइन करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं, वैसे ही सिक्योरिटीज रिलेटेड के जितने भी लॉज है उसको कंसोलिडेट करके एक सिंगल कोड बनाया जाएगा विच विल बी द सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड। जो सीएसआर के प्रोविजंस होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफी कंपनीज को एप्लीकेबल है इन द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एज वेल एज अ लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। उसके अंदर रिसेंटली, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बजट बट जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द बजट काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस किए गए हैं, सो आई थॉट इट फिट टू पुट इन दिस प्रेजेंटेशन एज वेल। तो एक तो है कि कोई भी कंपनी सीएसआर अंतर्गत कोई ट्रस्ट को अगर डोनेशन देती है towards the CSR contribution, then that particular trust will have to be registered on MCA portal before the April 2021 and only registered trusts will be able to accept contributions for CSR. CSR के कोई भी प्रोजेक्ट्स है उसकी टाइम लिमिट जो है वो 3 साल रहेगी। International organizations have been now allowed to monitor and track CSR प्रोजेक्ट्स और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ये खास करके यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ये ट्रैकिंग पावर्स दिए गए हैं। जहां पे भी CSR स्पेंड 10 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स और 1 करोड़ से ज्यादा का आउटले कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर है तो उनको इम्पैक्ट असेसमेंट करवा के एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी सबमिट करना रहेगा। अगर CSR एक्टिविटीज में कोई सरप्लस आता है तो वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा, वो CSR के लिए ही यूज करना पड़ेगा। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी ने पर्टिकुलर ईयर में एक्सेस जितना CSR एक्सपेंडिचर करना था उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिए है तो इन द सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स दे कैन सेट ऑफ दैट एक्सेस, यानी वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में कम एक्सपेंडिचर करेंगे तो चलेगा। अभी कंपनी CSR के अंदर इवन कैपिटल एसेट क्रिएट कर सकती है, यानी कोई बिल्डिंग बनाना है स्कूल के लिए, ऐसी भी चीजें अलाउड है, परंतु वो कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड हैपन थ्रू द पर्टिकुलर ट्रस्ट और सोसाइटी या NGO जो होगी या सेक्शन 8 कंपनी होगी जिसके थ्रू वो CSR हो रहा है, उसके अंदर वो कैपिटल एसेट क्रिएट होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे CSR की एक्टिविटी के लिए वो 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव टू मैंडेटरीली डिस्क्लोज कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, CSR पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्रोजेक्ट्स वो कंपनी की वेबसाइट पे रखने पड़ेंगे ताकि एनीवन कैन हैव अ लुक एट दोस पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट CSR रिलेटेड चेंजेस है which companies should keep a track of. Coming now to the direct tax related जो changes है, income tax के rate में whether it is for individuals, whether it is companies, there has been no change in the rate of income tax, which we will see in the next slides कि क्या rate है, जो last year के थे वही continue रहेंगे। Senior citizens जो 75 years of age से ज्यादा है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में से एग्जेम्पशन दिया गया है, प्रोवाइडेड देयर इनकम इज ओनली फ्रॉम पेंशन और इंटरेस्ट इनकम।
अगर इंटरेस्ट इनकम है तो जो बैंक है वो इटसेल्फ टीडीएस काट देगी, द पर्सन नीड नॉट पे टैक्स एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न सेपरेटली। कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम वगैरह जो इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम, वो अभी आईटीआर में प्री फिल कर देगी, यानी गवर्नमेंट के पास ही उतना सारा डेटा अभी कलेक्ट हो रहा है एंड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वो पूरा ट्रैक होके ऑटोमेटिक इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो फिल करके देगी। एसएससी को सिर्फ वो एक्सेप्ट या ओके करना रहेगा। सो दिस in a way is good because it is going to save a lot of administrative burden for the SSS, but at the same time it is very dangerous because government is getting so much information from a host of sources कि आगे जाके if there is any expenditure, any income which is not shown anywhere, then it is going to be very easy for the government to track that. उसके बाद जो चेंजेस है इंपॉर्टेंट, उसमें एक कि गुडविल अगर है उसके ऊपर पहले डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर मिलता था जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, बट बिकॉज गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट उसके ऊपर अभी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हावेवर अगर गुडविल सेल करते हैं और उसके ऊपर कोई भी कंसीडरेशन आता है तो उसको परचेस करते समय जो कॉस्ट पे की थी वो कॉस्ट अलाउ रहेगी एज अ डिडक्शन और नेट अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा विच विल बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन टैक्स एंड द टैक्स रेट विल बी 10%। एडवांस टैक्स जो भरना होता है उसके अंदर डिविडेंड की इनकम कंसीडर करने की अभी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि बिकॉज डिविडेंड कितना आएगा कैसे आएगा वो अनसर्टन है और इसलिए उसका अच्छे से एस्टिमेट करके एडवांस टैक्स भरना बहुत ही डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल है, स्पेशली इन द फर्स्ट फ्यू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। और इसलिए काफी रिप्रेजेंटेशन हुआ था कि डिविडेंड इनकम को एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन से बाहर रखना चाहिए। सो दैट इज बीन taken care of in this budget, which is a welcome move. Taxation जो rates है उसकी बात करें, as we all know last year जो बजट में अनाउंस हुआ था and which is applicable for the current year, दो टाइप की टैक्स रेजिम्स है इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए। एक टैक्स रेजिम है जिसके अंदर आप नॉर्मल तरह से टैक्स भरो और सामने जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह का डिडक्शन आप क्लेम करते थे वो डिडक्शन क्लेम करो। एंड देयर वाज अ न्यू टैक्स रेजिम व्हिच वाज अनाउंस्ड जिसके अंदर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट एटीसी वगैरह का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे बट टैक्स रेट्स काफी कम रहेंगे। तो ये रेट्स क्या थे, 2.5 लाख तक इंडिविजुअल में एग्जेम्पशन है अंडर द ओल्ड स्कीम एज वेल एज द न्यू टैक्स रेजिम। 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर ओल्ड रेजिम 5%, न्यू में भी सेम 5%। 5 lakhs to 7.5 lakhs में ओल्ड रेजिम में 20% था, न्यू रेजिम में 10% हो जाता है। 7.5 लाख से 10 लाख के अंदर ओल्ड रेजिम वाज 20%, न्यू रेजिम इज 15%। 10 लाख से 12.5 लाख में 30% ओल्ड, न्यू रेजिम 20%। 12.5 लाख से 15 लाख में ओल्ड 30%, न्यू वाज 25%। एंड 15 लाख एंड अबाउ ओल्ड और न्यू दोनों के अंदर 30%। These rates are exclusive of surcharge or cess which is applicable. तो जो base rates है वो है। As can be seen, progressively rate बढ़ रहे हैं पर काफी new tax regime के अंदर rate कम है। So if you forgo the certain exemptions or deductions तो आप नए regime में जा सकते हो। Again, individuals have a choice. आप नए में जाना है, ओल्ड रेजिम में जाना है, यू कैन ऑलवेज डिसाइड एज पर योर बेस्ट। आपकी सिचुएशन क्या है, कितना टैक्स आता है, दोनों रेजिम के ऊपर आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। एंड व्हाटएवर इज मोर बेनिफिशियल टू यू, यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर स्कीम। कंपनीज की बात करें तो अगेन जो नया रेजिम आया है, अगेन इट इज अ ऑप्शनल स्कीम, यू कैन गो फॉर द ओल्ड रेजिम और द न्यू रेजिम। सो अगर इनकम 1 करोड़ तक है एंड इफ इट इज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो देयर इज अ एंटायर न्यू कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है। इफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड 1 अक्टूबर 20 से लेके है तो उसके अंदर टैक्स रेट इज 17.16% इंक्लूसिव ऑफ द सरचार्ज। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो 25.17% है, जिसके सामने ओल्ड रेजिम के अंदर जो था उसके अंदर 400 करोड़ से कम और 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के दो क्लासिफिकेशन थे पहले। सो उसके अंदर 31.20% था फॉर मोर देन 400 करोड़, लेस देन 400 करोड़ में 26% था। इनकम बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़
अगेन जो नया स्कीम है उसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सो irrespective of the income it is 17.16%. If it is not a new manufacturing company, it is 25.17% for any company. While under the old regime, because the surcharge was different, 1 करोड़ के से लेकर 10 करोड़ के बीच में the effective tax rate was 33.384% for greater than 400 crores and 27.82% for less than 400 crores. इनकम ग्रेटर देन 10 crores के केस में 400 crores से ज्यादा टर्नओवर में 34.944% और लेस देन 400 crores में 29.12%. In most of the cases, the new regime is more beneficial to the SSEs. However, companies will have to see current year में अभी तक आपने नहीं किया है तो भी देख लेना चाहिए, and based on that decisions could be taken. ओके उसके बाद एम्प्लॉय पेमेंट्स यूलिप रिलेटेड जो टैक्सेशन में चेंजेस है, एक तो एग्जेम्पशन टू कैश अलाउंस इन ल्यू ऑफ द लीव ट्रैवल अलाउंस, क्योंकि कोविड के अंदर लॉकडाउन में लीव ट्रैवल पॉसिबल नहीं था, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, तो उसके अगेंस्ट में कैश एक्सपेंसेस कैश अलाउंसेस को डिडक्टेबल किया है, दैट इज अलाउेबल एज अ डिडक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. For employer companies जो है who have to deduct and pay PF or ESIC contribution from the employee salary if they have to deduct and pay to the government, अभी ये पेमेंट ड्यू डेट के पहले हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा. पहले ऐसा था कि even if it was not paid within the due date under the respective law, but if it was paid within the due date of filing the return of income, then it was still allowed as a deduction. अभी वो डिडक्शन नहीं रहेगा, वो परमानेंटली डिडक्शन चला जाएगा, वो इनकम ट्रीट हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इफ विद इन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट अंडर द रिस्पेक्टिव लॉ पेमेंट नहीं हुआ है, जो अभी की डेट पे 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, जो पीएफ ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन आपको चलन से भरना होता है. सो इन एनी केस यू विल हैव टू एंश्योर दैट यू मेक द पेमेंट बिफोर द 15th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. उसके बाद जो वॉलेंटरी पीएफ या पीएफ के अंदर मोर देन सर्टेन लिमिट आप वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूट कर सकते थे, और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आता है वो एग्जेम्प्ट होता था. उसके अंदर चेंज करके इफ द कंट्रीब्यूशन इज मेड मोर देन 2.5 लाख पर एनम, तो वो एडिशनल अमाउंट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आएगा दैट विल बिकम टैक्सेबल, इट विल नो लॉन्गर बी एग्जेम्प्ट. सो ये एक टैक्स सेविंग का एवेन्यू था या टैक्स फ्री इनकम अर्न करने का जो एवेन्यू था वो बंद किया गया है. सिमिलरली यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स जो होते थे, जिसके अंदर बहुत बड़ा वन टाइम प्रीमियम भर के फ्यूचर में जब भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स आते थे वो टैक्स फ्री हो जाते थे. नाउ दैट इज डन अवे विथ 2.5 लाख से ऊपर का पर एनम का अगर प्रीमियम है तो वो केस के अंदर जब मैच्योरिटी प्रोसीड्स आएंगे वो टैक्स फ्री नहीं रहेंगे, दे विल बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन्स. Coming to tax audits and the due dates for filing of ITRs, one very important relaxation is कि अगर 10 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है and more than 95% of the transactions are digital transactions या बैंक थ्रू आप ट्रांजेक्ट करते हैं, यानी कि कैश ट्रांजेक्शंस अगर 5% से कम है तो टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं रहेगी. लास्ट ईयर ये लिमिट 1 करोड़ ओरिजिनल था, उसको बढ़ा के 5 करोड़ किया गया था, एंड दिस ईयर दे हैव फर्दर इंक्रीज्ड इट फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़. देन कोई भी पार्टनरशिप फर्म है जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं और टीपी रिपोर्ट फाइल करना होता है, उनके केस में पार्टनर्स के लिए जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है दैट हैज बीन आल्सो एक्सटेंडेड टू 30th November, व्हिच इज द डेट बाय व्हिच द फर्म हैज टू फाइल the report. So the due date has been extended in that case. अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है या रिवाइज रिटर्न फाइल करना है तो पहले 12 महीने मिलते थे, अभी 9 महीने मिलेंगे, which means after the end of the financial year 9 महीने के अंदर 31st December तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न. प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस जो होता है, यानी कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट वगैरह प्रिजम्पटिव बेसिस ऊपर
50% प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर सकते थे, दैट प्रोविजन विल नॉट बी, दैट बेनिफिट विल नॉट बी अलावेबल टू LLPs। वो सिर्फ इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ही वो बेनिफिट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। कमिंग टू असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रिलेटेड बात करें तो जो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है उसको 3 महीना कम करके रिड्यूस किया गया है, यानी पहले 12 महीने थे उसको रिड्यूस करके अभी 9 महीने के अंदर असेसमेंट्स कंप्लीट करने रहेंगे। इवन जो स्क्रूटिनी की नोटिस इश्यू होती थी वो पहले 6 महीने तक हुआ करती थी, अभी 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड, उसके 3 महीने के अंदर नोटिस इश्यू हो जानी चाहिए स्क्रूटिनी के लिए, उसके बाद नोटिस इश्यू नहीं हो सकती है। विवाद से विश्वास जो स्कीम चल रही है उसकी डेट फर्दर एक्सटेंड करके 28 फरवरी कर दी गई है, ताकि अभी भी कोई ऐसी अपील्स वगैरह में आप है और आपको वो क्लोज कर देना है ये स्कीम में जाके, यू स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट। फॉर स्मॉलर टैक्स पेयर्स और स्मॉलर टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए परमानेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर 50 लाख से कम टैक्सेबल इनकम हो और डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख से कम हो, तो देयर विल बी अ पर्टिकुलर कमिटी विच विल बी मोर लाइक अ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, और वो डिस्प्यूट को रिजोल्व कर देंगे ताकि लंबा लंबा लिटिगेशन ना करना पड़े। सो दिस इज अ वेलकम मूव टू सिंप्लीफाई डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। असेसमेंट्स जो कंप्लीट हो गए हैं उनको रीओपन करने के जो प्रोविजंस है उसमें भी काफी वेलकम चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो रीओपन करने के लिए अभी 6 साल तक डिपार्टमेंट रीओपन कर सकते थे, यानी इवन इफ द असेसमेंट इज कंप्लीटेड दे कुड गो बैक 6 years एंड ओपन दोज असेसमेंट्स। अभी वो रिड्यूस करके 3 साल किया गया है। कंप्लीटेड असेसमेंट्स बियॉन्ड 3 years कैनॉट बी रीओपन नाउ एक्सेप्ट फॉर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस जहां पे सीरियस टैक्स इवेजन के केसेस है, इन विच केस 10 साल तक भी डिपार्टमेंट उसको रीओपन कर सकता है, और उसके अंदर कंसीलमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए और स्पेशल परमिशन चाहिए जो प्रिंसिपल कमिश्नर होता है टू रीओपन केसेस बियॉन्ड 3 years अप टू 10 years। सर्च वगैरह के जो केसेस होते हैं उसके अंदर ऐसा मान लिया जाएगा बाय डीमिंग प्रोविजन, इट विल बी अज्यूम्ड कि 3 साल तक का डिपार्टमेंट के पास एविडेंस है कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, और ऐसे करके बाय डिफॉल्ट ही 3 साल उनके पास रीओपनिंग के लिए रहेंगे। अपील्स एंड पेनल्टीज की बात करें तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है उसको भी फेसलेस किया गया है। As you know, CIT appeals और इवन जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स तो ऑलरेडी ऑनलाइन और फेसलेस हो चुके थे, अभी ट्राइब्यूनल को भी फेसलेस किया गया है। वन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इज कि जो सेटलमेंट कमीशन होते हैं उसको वो पूरी सिस्टम को डिसमेंटल किया गया है। सो नाउ देयर विल बी नो केसेस गोइंग टू द सेटलमेंट कमीशन। इनफैक्ट बहुत ही बिगड़े हुए कॉम्प्लिकेटेड सर्च सीजर के जो केसेस होते हैं उसके अंदर टू अवॉइड अ लॉट ऑफ लिटिगेशन और लॉन्ग ड्रॉन जुडिशियल इश्यूज, ये एक टाइप का आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स था जहां पे एसएससी सरेंडर हो सकता था सेटलमेंट कमीशन के बिफोर, और सेटलमेंट कमीशन उसको अच्छे से एनालाइज करके एक बेस्ट ऑर्डर पास कर देता था, एंड विच वाज नॉर्मली बेनिफिशियल फॉर द एसएससी। अभी ये सिस्टम पूरी डिसकंटिन्यू की गई है ताकि जो भी कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स खराब केस है, इट विल हैव टू गो थ्रू द नॉर्मल रूट, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गो टू द सेटलमेंट कमीशन। जो भी पेंडिंग केसेस है ऑलरेडी सेटलमेंट कमीशन में फाइल हो चुके हैं, उसके लिए एक इंटरिम अरेंजमेंट गवर्नमेंट अनाउंस करेगी और वो इंटरिम अरेंजमेंट के थ्रू उसको क्लोज किया जाएगा। देन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करके एक बोर्ड बनाने की बात की गई है, एंड द ऑर्डर्स पास्ड बाय द एडवांस रूलिंग बोर्ड विल बी अपीलेबल बिफोर द हाई कोर्ट। पहले ये हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे, अभी ये हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। कोई फेक इनवॉइसेस के ट्रांजैक्शंस हो और 2 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी इन्वॉल्व हो, तो जो भी एसेट्स है वो प्रोविजनली अटैच हो सकती है अभी, जो अभी तक अटैचमेंट के प्रोविजंस नहीं थे। एक्सक्यूज मी। स्टार्टअप्स के लिए
जो सनसेट डेट था 31 मार्च 21, उसको बढ़ा के 1 ईयर यानी 1 ईयर एक्सटेंशन दिया गया है, ताकि न्यू स्टार्टअप्स विच आर क्रिएटेड इवन बिफोर 31 मार्च 22 विल गेट द एग्जेम्पशन। एंड सिमिलरली कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के ऊपर कैपिटल गेन का जो बेनिफिट मिलता था वो भी 1 साल बढ़ा के 31 मार्च 2022 किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्विकली देखें तो जो एक 1.5 लाख का एडिशनल डिडक्शन मिलता था लोन इंटरेस्ट का, उसको भी 1 साल बढ़ा के 31 मार्च 2022 किया गया है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सिमिलरली जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की स्कीम्स जो भी रियल एस्टेट डेवलपर लाते थे और उनको जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था, उसको भी 1 साल बढ़ा के 31 मार्च 22 किया गया है। A new tax exemption scheme for notified affordable rental housing projects, यानी कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है और रेंटल के लिए, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और सप्लाई क्रिएट करने के लिए स्कीम है, उनको भी टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा। जो रियल एस्टेट डेवलपर्स जब प्रॉपर्टी बेचते हैं नया कंस्ट्रक्ट करके, सो नाउ एज यू ऑल नो, जो सेल कंसिडरेशन है और जो दस्तावेज होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके अंदर मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के ऊपर ही ट्रांजैक्शन हो सकता था। उसके अंदर लास्ट ईयर उन्होंने 10% तक का टॉलरेंस दिया था, यानी अगर सेल कंसिडरेशन वाज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन बाय 10%, इट वाज ओके, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई टैक्स की लायबिलिटी या इम्पैक्ट नहीं रहेगी। Now that has been increased to 20% subject to certain condition, यानी ये सिर्फ रियल एस्टेट डेवलपर्स को ये बेनिफिट मिलेगा और फर्स्ट सेल के ऊपर मिलेगा। ये अनसोल्ड इन्वेंट्री जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास है, उनको वो क्लियर कर पाए, उसके लिए ये जून तक का टाइम, जून 21 तक ही स्कीम रहेगा और तब तक ये स्पेशल रिलैक्सेशन 20% तक का दिया गया है। चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ रिलेटेड भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और अदर ट्रस्ट, जिसको कुछ कंप्लायंसेस करने की लिमिट थी कि 1 करोड़ से अंदर जिनकी भी इनकम है उनको वो कंप्लायंसेस नहीं एप्लीकेबल थे, एग्जेम्पशंस कुछ मिलते थे, वो लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ किया गया है। चैरिटेबल ट्रस्ट शैल नाउ नॉट बी परमिटेड टू क्लेम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। और कॉर्पस डोनेशन लेते हैं उसके रिलेटेड काफी चेंजेस है। कई बार ऐसा होता था कि मान लेते 100 रुपए का कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट ने लिया है और 100 रुपए का नॉर्मल डोनेशन लिया है और एक्सपेंडिचर टोटल हुआ है मान लेते हैं 100 रुपीज, वो टेक्निकली कॉर्पस में से हुआ है पर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसे गिना के 85% का जो स्पेंडिंग का लिमिट था वो सेटिस्फाई हो चुका है, ऐसे ज्यादातर ट्रस्ट दिखाते थे। ये एनोमली को अभी रिमूव किया गया है। कॉर्पस का जो एक्सपेंडिचर रहेगा, कॉर्पस फंड जो रहेगा उसका एक्सपेंडिचर अलग रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग रहेगा। हालांकि लोन रीपेमेंट और रेप्लिशमेंट ऑफ कॉर्पस, कॉर्पस कम हो गया और उसको रेप्लिश करना पड़ा, तो वो जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो 85% के अंदर काउंट होगा। बट बाकी का जितना भी कॉर्पस डोनेशन आपने लिया होगा, उसका जो डिमार्केटेड स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन आया होगा उसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा और वो 85% लिमिट में नहीं गिना जाएगा। एनआरआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चेंज है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो दुबई जैसे टैक्स फ्री ज्यूरिसडिक्शंस में जो एनआरआईज रहते हैं उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज है। तो जैसे लास्ट ईयर काफी इसके रिलेटेड चेंजेस प्रपोज किए थे, उसके अंदर एक ऐसा चेंज था कि जो भी एनआरआईज है वो ऐसे कोई ज्यूरिसडिक्शन में रहते हैं जहां पे टैक्स नहीं लगता है, वो केस में वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया गिने जाएंगे और उनको वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसका काफी लोगों ने इंटरप्रिटेशन ये निकाला था कि रिस्पेक्टिव कंट्रीज में टैक्स तो है पर फिर वो टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, तो एग्जेम्पशन इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, पर बाय डिफॉल्ट टैक्स है इसलिए उसको हम टैक्स फ्री ज्यूरिसडिक्शन नहीं गिन सकते। नाउ दिस ईयर दे हैव कैटेगरिकली पुट कि जो लायबल टू टैक्स की डेफिनेशन में चेंज करके कि अगर जो तो ज्यूरिसडिक्शन में टैक्स
है पर बाद में एग्जेम्प्ट किया गया है, उसको भी जीरो टैक्स या टैक्स फ्री जुरिस्डिक्शन गिना जाएगा। एंड उसके ऊपर से वहां जो एनआरआईज रहते हैं उनकी रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया डिटरमाइन होंगी। और इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि पीपल स्टेइंग इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड एनीवेयर एल्स जहां पे जीरो टैक्स है, और अगर उनकी इंडिया में टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उनको फुल एनआरआई के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, हाफ एनआरआई के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसको कहा जाता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, विच इफेक्टिवली मीन्स कि अगर वो वहां कोई बिजनेस रन कर रहे हैं पर इंडिया से अगर वो बिजनेस कंट्रोल होता है, या फिर उनको कोई इंडियन कंपनी के पास से दुबई में या रिलेटेड टैक्स फ्री जुरिस्डिक्शन में अगर कोई पेमेंट मिलता है, दोज पेमेंट्स और दोज इनकम विल गेट टैक्स्ड इन इंडिया। इंडिया में उसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव change for a lot of people staying in the UAE especially and similar other tax-free jurisdictions. However, it will not impact employees working in the Middle East और जिनकी सिर्फ सैलरी की इनकम है, जिनकी इंडिया में 15 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है, और जिनको इंडियन कनेक्टेड बिजनेस में से ओवरसीज कोई इनकम नहीं मिलती है, in that case they will not be impacted. However, a lot of businessmen, especially from the gems and jewelry industry, who are NRIs having companies in the UAE, they'll need to really think how exactly these provisions are going to impact them, and accordingly जो changes उनके structure में करने की जरूरत लगे, especially if they are earning more than 15 lakhs of taxable income in India, वो उनको देखना पड़ेगा। पर इसके अलावा काफी और रेगुलेशंस है जिसमें एनआरआई रिलेटेड थोड़े रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, खास करके अगर फॉरेन में कोई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बंदा है एंड आफ्टर रिटायरमेंट दैट पर्सन कम्स बैक टू इंडिया, पर उनके रिटायरमेंट बेनिफिट के जो पेंशन हो या रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स जो हो उसमें से कोई भी इनकम फ्यूचर में आती है जब वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चुके हैं, तो वो डबल टैक्सेशन होता था, वो रिस्पेक्टिव होस्ट कंट्री में भी होता था और इंडिया में भी उसका टैक्सेशन होता था। तो डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के थोड़े प्रोविजंस ये बजट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सिमिलरली जो टैक्स डिडक्शन होता है ऑन डिविडेंड इनकम पेड टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो जो ट्रीटी रेट है काफी कंट्रीज के साथ इंडिया की डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है, उसके अंदर लोअर रेट ऑफ टीडीएस मेंशन्ड होता है, तो वो लोअर रेट एप्लीकेबल होगा rather than the 20-22% TDS which is normally applicable. So which is a welcome move for the foreign portfolio investors and which is already reflected by the fund flow in the stock markets over the last 3 days. TDS के प्रोविजंस की बात करें तो जस्ट लाइक लास्ट ईयर उन्होंने TCS इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही ये साल TDS इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन बायर ऑफ गुड्स, ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो अगर 10 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और कोई भी एक पार्टी के पास एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख से ज्यादा का परचेज करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट 0.1% अंडर सेक्शन 194Q। दिस पर्टिकुलर प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2021। अगर सामने वाली पार्टी के पास पैन नंबर नहीं है या पैन नंबर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो केस में 0.1% की जगह पे 5% टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। हालांकि इसके अंदर थोड़े बहुत एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं विच कंपनीज विल हैव टू सी ऑन अ केस टू केस बेसिस। पर अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर और कोई पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस ऑलरेडी कटता है या टीसीएस कटता है तो उसमें डबल डिडक्शन नहीं होगा, वो एक ही बार होगा, इन विच केस ये पर्टिकुलर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। जो पार्टी या जो पर्सन का टीडीएस या टीसीएस ये पर्टिकुलर 194Q या टीसीएस के प्रोविजंस में टीसीएस कटता हो और वो अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा हो लास्ट 2 इयर्स में, बट इफ दैट पर्सन इज नॉट फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम, वो केस में जो टीडीएस या टीसीएस का रेट रहेगा वो नॉर्मल जो रेट था उससे डबल यानी 0.1 की जगह पे 0.2% रहेगा और 5% विच एवर इज हायर। सो ये हायर रेट ऑफ टीडीएस इस केस में अप्लाई हो जाएगा। डिविडेंड पेमेंट टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
वगैरह में TDS एग्जेम्पशन अनाउंस किया गया है। इक्वलाइजेशन लेवी, अगेन इसके रिलेटेड जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी कंफ्यूजन प्रिवेल कर रहा है, बिकॉज जो रफ डायमंड टेंडर्स होते हैं ऑनलाइन और रफ परचेस करते हैं उसके अंदर 2% इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज होता है। ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2020 से इंट्रोड्यूस किया गया था और 2% का ये लेवी है ऑन ई-कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स टू पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया। इसके अंदर सर्टेन एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं और जो केस के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी लगा होगा वो इनकम के ऊपर अलग से इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स नहीं लगने वाले केस में ही ये इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल है। However, equalization levy of 2% will not be applicable for any payment जहां पे ऑलरेडी कोई withholding tax as royalty और fees for technical services ऑलरेडी withholding tax कट चुका है, उसके अंदर equalization levy नहीं लगेगा। ई-कॉमर्स सप्लाई या सर्विसेज का मीनिंग क्या है उसके ऊपर ये बजट में थोड़े क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं। सो इट विल इंक्लूड ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल, online placing or acceptance of the purchase order, online payment of consideration, online supply of goods or provision of services partly or wholly। यानी अगर ऑनलाइन आपने परचेज ऑर्डर इश्यू किया है या सामने वाले ने वो एक्सेप्ट किया है और सेल्स करने के लिए इंटीमेशन दिया है, ऑफर फॉर सेल दिया है, या ईमेल के ऊपर कोई सर्विसेज दी है या ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, ये सभी केस में इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। पर अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसके अंदर इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। स्पेसिफिकली जो रफ डायमंड टेंडर्स ऑनलाइन होते हैं उसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन अभी तक बजट में या उसके बाद नहीं आया है, एंड फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी विल हैव टू वेट फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर क्विकली आ जाते हैं। जीएसटी के अंदर एक वेलकम अनाउंसमेंट ये है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आईटीसी अक्यूमुलेट हुई है और हम यूज नहीं कर पा रहे हैं वो इश्यू को रिजॉल्व सून किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आईटीसी की एलिजिबिलिटी के लिए जो सामने वाले ने, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड करना, जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स ऑफ इनवॉइस विल हैव टू बी अपलोडेड बाय द सप्लायर इन ऑर्डर टू ये आईटीसी अवेल करने के लिए। GST refund in case of supply to SEZ unit shall be allowed only when it is supplied for its authorized operations। यानी SEZ में अगर कोई यूनिट है तो वो यूनिट जब भी कोई डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में से सप्लाईज लेता है उसका GST रिफंड सामने वाले को तभी मिलेगा अगर वो ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए वो सप्लाईज हो रहे हैं। ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस मींस कि वो SEZ यूनिट अगर ज्वेलरी के लिए ऑथोराइज्ड है तो ज्वेलरी के लिए जितने इनपुट्स रहेंगे वो इनपुट्स के ऊपर ही GST रिफंड मिलेगा, और कोई चीज का इनपुट के ऊपर सप्लाईज किया तो वो रिफंड नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू सेल्फ सर्टिफाई GSTR 9C। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई और प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी, जिसका मीनिंग है कि GST ऑडिट्स जो होते हैं वो करवाने की जरूरत नहीं रहेगी कंपलसरी। पावर फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ अकाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड इन मल्टीपल इंस्टेंसेस। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस उन्होंने अनाउंस किए जिसके अंदर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ अकाउंट हो सकता है। जहां भी ई-वे बिल एप्लीकेबल होता है तो उसके अगर कोई डिफॉल्ट्स है तो अपील फाइल करते समय 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट विल हैव टू बी पेड अंडर प्रोटेस्ट बिफोर फाइलिंग द अपील। कस्टम्स ड्यूटी की बात करें तो एक जो उन्होंने अनाउंस किया है कि बाय 1 October 2021 they will be reviewing all the एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस पास्ट में जितने इश्यू हुए हैं, 400 से ज्यादा नोटिफिकेशंस वो लोग एक बार रिव्यू करेंगे और उसमें से ज्यादातर नोटिफिकेशंस को कैंसल कर देंगे, बहुत ही कम नोटिफिकेशंस को कंटिन्यू रखा जाएगा। सो दिस whenever it happens we'll have to keep a track कि कौन से एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस को डिसकंटिन्यू किया गया है। दिस इज गोइंग टू हैव ग्रेव इम्प्लीकेशंस। सिमिलरली नया कोई भी कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन अगर अनाउंस होता है तो वो जब भी अनाउंस होगा वो पर्टिकुलर 31 मार्च से लेके 2 साल के लिए ही वैलिड होगा। इट विल नॉट बी वैलिड
फॉर अ लॉन्गर पीरियड या इनडेफिनेटली, उसको एक डेफिनेट टाइम फ्रेम दिया गया है कि 2 साल तक ही वैलिड रहेगा अनलेस इट इज फर्दर रिन्यूड। तो एग्जेम्पशंस को कर्टेल करने की एक पूरी फ्रेमवर्क ये पर्टिकुलर बजट में इन्होंने अनाउंस की है। उसके बाद मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री विल नाउ बी रिक्वायर्ड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग डे। अगर हॉलीडे है तो भी अगले दिन, गुड्स आने के अगले दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना पड़ेगा। कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज्ड ऑन अ होस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए होस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाई गई है। एक एग्रीकल्चरल सेस डाला गया है ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर, इवन पेट्रोल। फेसलेस और पेपरलेस जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, सिमिलरली कस्टम्स ड्यूटी में भी दे आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ मेजर्स व्हिच आर गोइंग टू बी फेसलेस एंड पेपरलेस। न्यू प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए एक नया प्रोसीजर अनाउंस करने की बात है। स्पेसिफिक रेट्स की बात करें फॉर आइटम्स रेलेवेंट टू द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, customs duty on gold and silver has been reduced from 12.5% to 7.5%. Customs duty on platinum, palladium, etc. reduced from 12.5% to 10%. On gold and silver findings, it has been reduced from 20% to 10%. On precious metal coins, it has been reduced from 12.5% to 10%. Customs duty on import of cut and polished synthetic stones, including cut and polished cubic zirconia, has been increased from 7.5% to 15%. So these are some of the important changes in the gems and jewelry industry. As can be seen, gold and silver के ऊपर customs duty घटाई गई है, which is considered very positive for the industry. However, because of the agricultural cess, यहाँ दिखने में 5% रिडक्शन हुआ है, उससे आधा ही रिडक्शन का बेनिफिट एक्चुअली मिल पाएगा। So with this, जो मेरा कंटेंट, फॉर्मल कंटेंट है, I come to an end. I'll be glad to take questions and answers. I can see that there are already a few questions on the chat bar. So with your kind permission, I'll remove my screen share. Yes, so that I can go through the chat and try to answer the questions. किसी और को भी अगर कुछ पूछना है, please quickly write on the chat bar. Yeah, Nirav sir, we have received few questions offline. If you can please answer those, and then we can probably go to the live question and answer session. So yes, there are few questions which we have received already from our members, and most of them have been addressed during your presentation. But still, I would like to address a couple of questions if you can particularly answer them. The question is TDS on purchase of goods introduced by government. Is it a replacement of TCS? So no, it is not a replacement of TCS. TCS जो है वो आप जब goods sell करते हो और payment लेते समय है, और TDS is on the buyer of the goods. However, there could be transactions के जिसके अंदर TCS भी लगता हो, उस केस में ये TDS फिर से नहीं लगेगा. So specifically they have mentioned that if TDS under any other provision is applicable or TCS is applicable, in that case ये particular नया जो TDS आया है वो applicable नहीं रहेगा. So it will not be duplication. Great. Next question ये है sir कि what positive thing you see for gem and jewelry industry from this budget? So directly देखे तो बहुत ज्यादा positives है, ऐसा भी नहीं है. Reduction in ये customs duty के जो rates है वो that is positive for the jewelry industry. It will make Indian jewelry industry more competitive. ओवरऑल देखें तो जो लिक्विडिटी और बैंकिंग रिलेटेड जो मेजर्स है, जो अनाउंसमेंट्स है, उसका इनडायरेक्टली इंडस्ट्री के ऊपर बेनिफिट ये है कि देयर विल बी ample liquidity available from the banks and to the trade at lower interest rates, at least for the next 1 year or so, and which will give a lot of impetus for the trade. So that is going to be very useful. जो टैक्सेशन वगैरह की स्कीम्स है, ऑलरेडी लास्ट ईयर बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम्स इंक्लूडिंग फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग
अनाउंस हुई है और काफी कंपनीज इन द इंडस्ट्री हैव स्टार्टेड टेकिंग बेनिफिट ऑफ द लोअर टैक्सेस, सो दैट अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, और कोई नए टैक्सेस उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, देन दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट गुड. One particular question is about synthetic diamond. They are asking about future of synthetic diamond, but I would like to get it in the way that financially or in terms of budget, synthetic diamond माटे synthetic diamond के लिए अपने को क्या इसमें जो है चीजें जो चेंज आया है compared to the previous financial year. So again ऐसे देखे कोई स्पेसिफिक सिंथेटिक डायमंड के लिए कोई और खास चीज नहीं है. एक जो कट एंड पॉलिश सिंथेटिक जेम्स के ऊपर जो ड्यूटी इंक्रीज करने की बात है, जो कस्टम्स ड्यूटी का इंक्रीज है फॉर प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बट दैट आई डोंट थिंक इज टू ह्यूज अ सेगमेंट. सो एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक अदर बेनिफिट. जो नॉर्मल नेचुरल जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए जो चीज एप्लीकेबल है वही चीज टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखे, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉज, हर एक एंगल से सेम सिस्टम्स एप्लीकेबल है, तो कोई स्पेसिफिक अलग नहीं है उसमें. Superb. Sir, the next question is, if transactions are less than 95%, then what is the threshold for limit of audit? So it depends. पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनके लिए जो थ्रेशोल्ड अलग है. पर 95% पहले तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन यानी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए. ज्यादातर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ अनलेस इट इज B2C, कोई ज्वेलरी बेचे तो बात अलग है, बाकी बैंक से ट्रांजैक्शंस, RTGS, NEFT, वो सब ट्रांजैक्शंस चलेंगे. वो सब ट्रांजैक्शंस के अंदर जो लिमिट है वो 10 करोड़ है. वो 10 करोड़ की स्पेशल लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी इन रेस्ट ऑफ द केसेस. Great. So next question is, can one person company created by NRI can take over holdings of any existing domestic company in India? Sorry, can take over? Can take over any existing domestic company of in India. So I assume take over can be in two ways. एक तो जो दूसरी डोमेस्टिक कंपनी है उसके शेयर्स एक्वायर करके उसको होली ओन सब्सिडियरी बनाना, एंड सेकंड है कि उसको मर्ज कर लेना विथ इटसेल्फ. सो इन बोथ केसेस विद द न्यू रिलैक्सेशंस इट शुड बी पॉसिबल. उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. Great. I think this we have covered, but still, is there any changes in TDS slab rate? So there are no other changes. Changes दो टाइप के हैं. एक तो ये TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स की जो बात की है 0.1%, बट सेकंड थोड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाली पार्टी के अगर पास अगर पैन नंबर नहीं है तो डबल रेट और 5% विच एवर इज हायर वो ट्रैक रखना पड़ेगा. क्योंकि कई बार एक फ्लैट अगर सिस्टम ने आपने डाल दिया है, कॉन्फ़िगर कर दिया है सॉफ्टवेयर में, और हर बार 0.1 कटता रहे, वो भी नहीं चलेगा. यू विल हैव टू चेक, उसका KYC करना पड़ेगा, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रेट एट व्हिच TDS हैज टू बी डिडक्टेड. ग्रेट. सर, एक स्पेसिफिक और टेक्निकल क्वेश्चन है. जैसे कि अपन ने भी टैक्स स्लैब की बात की, कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब, द न्यू रिजाइम एंड द ओल्ड रिजाइम, जहाँ पे न्यू रिजाइम में न्यू मैन्युफैक्चरर्स आर गेटिंग ओनली 17.16% टैक्स एक्सपोजर, राइट? सो द क्वेश्चन हियर इज, एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो प्रोप्राइटरशिप थी वो प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट हुई एंड दे आर बिकमिंग द न्यू मैन्युफैक्चरर, सो दे ऑप्ट फॉर 17.16% टैक्स स्लैब. So it is an existing company, not a new company, but the venture of manufacturing is new. So इसके अंदर ऐसा है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ही ये बेनिफिट मिलेगा. और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है. एक है कि ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. तो अगर ये नई कंपनी जो बनाई है आपने, उसके अंदर अगर प्लांट एंड मशीनरी नया आने वाला है, and if that is going to be more than 80% of the value. Similarly, बाकी काफी चीज देखनी पड़ेगी. It should not be the same infrastructure, it should not be the same people. तो अगर आप काफी नए एम्प्लॉइज, अगर पहले आप ट्रेडिंग में थे और अभी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी रिक्रूटिंग अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, सो दैट शुड बी फाइन. बट अगर आप पहले से मैन्युफैक्चरिंग में थे और अभी नए नाम से नई कंपनी क्रिएट करके वही एम्प्लॉइज, वही मशीनरी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर
हर एक चीज सेम रहने वाली है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा। ग्रेट सर, इक्विलाइजेशन लेवी पे थोड़े क्वेश्चंस है, तो सर विल कंपाइल इट एंड जस्ट इफ यू कैन थ्रो अ लाइट ऑन द clarity on this equalization levy or where we stand right now. So I think that will suffice all the questions related to the same. Yeah. So I'll just chat bar में काफी है। So it's mostly, Nirav bhai, about the how the international tender, as you understand, in our diamond industry, it's mostly the mining companies are doing this international tender, and what kind of clarification this budget has provided, or compliance is on part of the receiver or the payee, and what kind of compliance needs to be done. So members are really confused about this equalization levy with this new budget. So if you can provide some more detail on this. So technically तो ये बजट के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी का जो स्कोप है उसको बढ़ाया गया है। इनफैक्ट जो ट्रांजैक्शंस आगे इक्वलाइजेशन लेवी में शायद नहीं आते थे उसको भी इक्वलाइजेशन लेवी में लाने की ट्राई की गई है। However, it is important to note कि इक्वलाइजेशन लेवी का कंप्लायंस जो भी वो माइनिंग अपने कंटेक्स्ट में देखें तो वो माइनिंग कंपनी whoever is showing the goods for the tenders and selling the goods उनको अप्लाई होता है, not the buyer of the goods. अभी वो particular mining companies will therefore have to go through the fine print or if they are fulfilling all the conditions जिसके अंदर equalization levy लगना चाहिए, and in most cases they take a conservative view. तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से they will stop collecting that 2%. They'll probably continue to collect. Last year during like budget के बाद in between में finance minister had given a statement that ये 2% levy is not really intended for the rough diamond mining companies showing their goods online. बट उसके बाद कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया है, और ये बजट के अंदर भी स्पेसिफिकली देखे तो कोई एग्जेम्पशन नहीं आया है। व्हाट इट सेज इज कि अगर ऑनलाइन पीओ इश्यू होता है, अगर माइनिंग कंपनी वो परचेज ऑर्डर ऑनलाइन एक्सेप्ट करती है, कोई पर्टिकुलर सेल ऑनलाइन कंक्लूड होता है, उसके ऊपर से ऑनलाइन इनवॉइस होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज ऑनलाइन डिलीवर होता है, इन दोज केसेस इक्वलाइजेशन लेवी विल अप्लाई। इट इज इसमें से कोई भी एक चीज भी अगर फुलफिल होती है कंडीशन, देन इक्वलाइजेशन लेवी विल बी एप्लीकेबल। बट Nirav bhai, sorry for the interruption. Yes. Sorry for the interruption. For more clarity, what you have mentioned. So if only and only auction process is going on, no sales or nothing, as you mentioned, the steps are online, then the equalization levy may not be applicable. So it's highly depending upon the number of steps involved in that process. Exactly. So the companies will have to really have a look at the procedures और उसके ऊपर से उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। नॉर्मली वो लोग वो बहुत कंजर्वेटिव व्यू लेते हैं, so they may still continue. बट एक्चुअली देखे तो सिर्फ दे आर मेकिंग द गुड्स, एक टाइप का कैटलॉग ऑनलाइन देते हैं, बाकी व्यूइंग का प्रोसेस फिजिकल होता है, पेमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होता है, अलग से होता है, इनवॉइसिंग अलग से होता है। देयर इज नथिंग दैट हैपेंस ऑनलाइन। सिर्फ एक चीज आ सकता है कि ईमेल द्वारा काफी कम्युनिकेशन पर्टिकुलर वो गुड्स रिलेटेड होता होगा, विच कैन रियली ये इक्वलाइजेशन लेवी के कंडीशन में जा सकता है, पर बाकी जितने भी स्टेप्स है प्रोबेबली दे आर नॉट गेटिंग कवर्ड इन व्हाट दे हैव मेंशन्ड इन द बजट एंड देयरफॉर इट मे नॉट बी एप्लीकेबल, बट फर्दर क्लैरिफिकेशन स्पेसिफिकली लाना पड़ेगा नोटिफिकेशन टू बी 100% श्योर। Thank you so much for detailed explanation. Rajat, you may continue with more questions. Yeah. So Nirav, the next question is about more clarification on NRIs of Dubai, specifically for Dubai. So without going into the entire technical part, मैं एकदम simplify करके बताऊं कि if your taxable income as an NRI, your taxable income in India is more than 15 lakh, then you will not be
an NRI, you will be considered as a resident but not ordinary resident. उसके अंदर नंबर ऑफ डेज का जो कैलकुलेशन है कैन कंटिन्यू एज 182 डेज, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 182 डेज आप इंडिया में रहते हो या 120 डेज इंडिया में रहते हो, इन आइदर केस यू विल बी अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, विच इफेक्टिवली मीन्स कि आपकी फॉरेन की अगर कोई इनकम है, फॉरेन से ही रिसीव हुई है, फॉरेन में ही यूज हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इंडिया से कोई कंपनी आपको पेमेंट करती है दुबई में, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई ऐसा बिजनेस है दुबई में जो इंडिया से कंट्रोल होता हो, वो केस में वो इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लग सकता है। तो बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए, इफ योर इनकम इज बिलो 15 लाख, या उसको आप 15 लाख से कम ला सकते हो टैक्सेबल इनकम, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 15 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम इंडिया में रहेगी, देन यू विल हैव टू फेस सर्टेन इश्यूज। Okay. The next question is, if last year turnover exceeds 10 crore, then section 206C1H applicable for TCS. If buyer and seller both have last year turnover more than 10 crore, in that case, buyer are liable to TDS and seller is liable to TCS. In that case, what to do? So on a single transaction, the seller might deduct and collect and pay TCS, the buyer may deduct and collect and pay TDS. So both parties are different, the transaction can be same. However, जो मैंने आगे बताया, if already TCS has been applied on a particular transaction, तो TDS नहीं लगेगा। इसमें ये क्लेरिफिकेशन की श्योरली जरूरत है कि वही ट्रांजैक्शन पे किसी और पार्टी ने TCS काटा है, तो बायर विल हैव टू डिडक्ट TDS आल्सो और नॉट। इन माय व्यू इट विल स्टिल बी एप्लीकेबल, क्योंकि दोनों अलग पार्टी अप्लाई कर रही है, एक TCS के प्रोविजंस अप्लाई कर रही है, एक TDS के कर रही है। Great. The next question is, GST refund of input services can be claimed in inverted rate of duty structure. Okay, this is a very contentious issue. गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके ऊपर ये अलावेबल है, चेन्नई हाई कोर्ट का एक जजमेंट नेगेटिव है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। So inverted duty structure is a very complex issue. The positive thing in this budget is that they have announced कि हम ये इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। तो ये क्या रिजॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वो आगे जाके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में डिस्कस होके उसके ऊपर कोई भी रूपरेखा आएगी तब अपने को पता चलेगा। तब तक ये ग्रे एरिया है। काफी लोगों ने रिफंड की एप्लीकेशन की है, डिपार्टमेंट तो श्योरली वो रिफंड सुओ मोटो नहीं देने वाली है खुद, तो आगे जाके कोर्ट अगर ऑर्डर करती है तो उनको देना पड़ेगा। पर इन बिटवीन में इफ दे आर एबल टू रिजॉल्व दिस इश्यू एमिकेबली, देन दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो लॉकडाउन पीरियड था कोविड की वजह से, उसकी वजह से जो एनआरआईज यहाँ पे स्टक हो गए थे, उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आया है? So again this was very much expected कि वो अनाउंस करेंगे और certain number of days इंडिया में किसी ने निकाले हैं उसको एक्सक्लूड करेंगे। Like last year they had announced that the period from 23rd of March 2020 से लेके 31st of March 2020 का जो भी ड्यूरेशन है उसमें अगर कोई एनआरआई इंडिया में फंस गया है तो उतने दिन इंडिया में नहीं गिने जाएंगे, ऐसा स्पेसिफिकली उन्होंने एक नोटिफाई किया था। हावेवर उसके बाद करंट ईयर 1 अप्रैल से लेके अभी तक के जो भी दिन है उसमें ऐसा कोई भी एक्सक्लूजन ऑफ द डेज या कोई भी बेनिफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, which was very much expected, but unfortunately अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है ये बजट। Okay sir. What is the new startup and how can we get benefit from current budget? So startup के लिए ये बजट में कोई स्पेसिफिकली नया टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। जो दिए थे एग्जेम्पशन उसको 1 साल के लिए ड्यूरेशन बढ़ाया गया है। सो स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप क्या है, कैसे रजिस्टर करना, वो सब प्रोविजंस जो आगे थे वही कंटिन्यू आते हैं। एनी कंपनी विच इज इनटू एनी न्यू इनोवेटिव
business can get itself registered with the DIPP और स्टार्टअप का सर्टिफिकेट ले सकते हैं आफ्टर सबमिटिंग ऑल द फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद इनकम टैक्स का उनको बेनिफिट लेना है तो इनकम टैक्स का एक एग्जेम्पशन विंग है, उनके पास अप्लाई करके फर्दर प्रोसीजर करना रहता है ताकि इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन भी मिल पाए। Superb. So far we have answered all the questions. I'll keep the forum open for next 2 minutes. अगर किसी को कुछ question है particularly for budget, please raise the question so that we can answer them. I'll put the forum open for 2 minutes more. Okay, I guess we can conclude the session. I would like to thank Nirav bhai for his precious time. आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाल के फिर से डायमंड इंडस्ट्री के लिए जो अपना वक्त निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो 2 ही दिन हुए हैं बजट को इंट्रोड्यूस होके, एंड यू हैव प्रेजेंटेड योर एनालिसिस specifically for gem and jewelry industry, which is very appreciable, and we thank you from the bottom of our heart. I also thank Jilpa Sheth, our senior director, Dinesh Bhai Nawadi, our regional chairman, and the entire GJEPC team to make this possible in this short period of time. Thanks a lot to all the audiences who has taken enthusiastic participation in this forum and ask questions. अगर आपको और भी कुछ फर्दर क्वेश्चंस है, we would be happy to encounter these questions and answer you on this. You can anytime reach out to us to GJEPC office, and we will try to resolve your questions within no time. So thanks a lot once again, everyone. Thanks, Nirav bhai. Thank you. Thank you so much, Nirav bhai. As usual, you are always there to support us and providing your guidance. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye.